हाय फ्रेंड्स। सर, मुझे पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद 50% से ज्यादा का लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में। सर, मेरे 5 स्टॉक्स 10 में से घाटे में चल रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। अगर दोस्तों आपका भी कोई मन में ऐसा ही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों पे। पहली चीज, मार्केट में इतनी तेज गिरावट क्यों आई। दूसरी चीज कि क्या ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है या एक लॉन्ग टर्म रिसेशन की तरफ हमारी इकोनॉमी को जाने का संकेत है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि हम लॉस को मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं डेटा बैक्ड एनालिसिस के थ्रू देने वाला हूं। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरी YouTube कम्युनिटी का भी हिस्सा बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन है कि आखिर इतनी तेज गिरावट एक हफ्ते में क्यों आई मार्केट में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गिरावट कितनी आई है। दोस्तों, सेंसेक्स 4100 पॉइंट से ज्यादा गिरा है 5 दिन के अंदर। साथ में FIIs ने 15,243 करोड़ की सेलिंग करी है, जो हिस्ट्री में सिंगल डे में हाईएस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें करीब करीब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 4% से ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कि कितनी गिरावट आई है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिरावट क्यों आई। दोस्तों, इस गिरावट के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पॉइंट नंबर 1 कि देखिए, मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, जहां इजराइल और बाकी कंट्रीज में वॉर लाइक सिचुएशन है, उसका असर हमारी ऑयल सप्लाई चेन पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मैक्सिमम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, चाइना ने अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बूस्टर डोज दिया है वहां की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से FIIs अधिकतर चाइना में खरीदारी करने पहुंच गए हैं। और तीसरी चीज, सेबी ने दोस्तों F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स के जो रूल्स है उनको पूरा टाइट कर दिया है। इन तीनों कारण की वजह से प्रॉब्लम आई है मार्केट के अंदर। अब आप कहेंगे कि सागर सर थैंक यू वेरी मच, आपने बताया, लेकिन ये बताइए कि प्रॉब्लम्स तो हमें पता है, लेकिन इसका असर हम पे कितना होने वाला है। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की कि इसका जो गिरावट आई है उसका असर क्या शॉर्ट टर्म में रहने वाला है या लॉन्ग टर्म में असर चलने वाला है। तो चलिए डेटा बैक्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, ये पूरी तरह से एक टेम्परेरी सिचुएशन है। ध्यान से देखिए, मार्क मोबियस क्या कहते हैं, जो कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड इन्वेस्टर्स में से एक हैं। इनका कहना है कि मैं चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में हमेशा इंडिया में अंडर वैल्यूड स्टॉक चुनना पसंद करूंगा चाइना के मुकाबले में। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। और पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि इसका वॉर का असर हम पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि सप्लाई चेन हमारी जो है वो डिपेंड करती है ऑयल इंपोर्ट पर। हमारी इकोनॉमी काफी हद तक डिपेंड करती है। अब एक अच्छी खबर यहां पर यह है दोस्तों कि हमारे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम पहले मैक्सिमम डिपेंड करते थे ऑयल इंपोर्ट्स के लिए गल्फ कंट्रीज पे, यानी सऊदी अरबिया और उस साइड में। लेकिन पिछले काफी समय से हम लोग चाइना की जगह, सऊदी अरबिया की जगह पर हम लोग रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो इंपोर्ट हमने 1% से बढ़ा के कर दिया 42%, यानी आधा ऑयल रशिया से आ रहा है। तो इससे साफ हो जाता है कि हम पर जो असर पड़ने वाला है वो उतना नहीं होगा जितना कि समझा जा रहा है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर ये वॉर लंबा खींचता है तो कुछ समय के लिए तो प्रॉब्लम रह सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट गिरा है, वो है सेबी के रूल्स, जिसकी वजह से जो F&O सेगमेंट में खरीदारी होती थी उस पर बहुत असर पड़ेगा। और जैसे कि जीरोधा के चेयरमैन कह रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, F&O ट्रेड 60% डाउन हो जाएगी इस ऑर्डर के बाद में। तो ये 3 चीजें हैं जिन्होंने मिलकर के मार्केट को इतनी बुरी तरह से एक हफ्ते में गिराया है। अब आपने कहा सर ये तो आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अब इससे आगे क्या। तो चलिए सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो पहली चीज है दोस्तों कि FIIs जो है वो ग्रीड एंड फियर का गेम खेल रहे हैं। मतलब कि लालच और डर,
उसका गेम खेल रहे हैं और उसका आपको पता पड़ेगा यहां पर। तो ये दोस्तों डेटा जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद है। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कि यहां आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को यानी 1 अक्टूबर को इन्होंने माल बेचा। कितना? 1 अक्टूबर को 25,000 खरीदा, 29,000 करोड़ का इन्होंने सेल किया, यानी 4,000 करोड़ का की जो इक्विटी है इन्होंने सेल की। अब आ जाते हैं 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और उसके बाद में लास्ट में 4 अक्टूबर पे। 4 अक्टूबर पे देख सकते हैं 21,000 का इन्होंने करोड़ का इन्होंने परचेज किया और 37,000 करोड़ का इन्होंने सेल किया। इसका मतलब 15,933 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग रही है एफआईआईज की तरफ से और मोस्ट प्रोबेबली ये पैसा गया है चाइना में। और इसी के साथ देखिए कि इन्होंने कैश में इक्विटी में सेलिंग की है और साथ में मार्केट को फर्दर गिराने के लिए इन्होंने इंडेक्स के फ्यूचर्स में देखिए यहां पर इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है। और यहां पर इतना बड़ा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों ऑप्शंस का वो इन्होंने एफआईआईज ने उस पर काम किया है। सो कुल मिलाकर के इन्वेस्टर्स के भोले भाले मन का फायदा उठाते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज और बाकी सब भी शामिल है। तो ये ग्रीड एंड फियर का गेम है और इसमें शांत मन रहना बहुत जरूरी है। सेकंड, इसमें मतलब खासतौर पे पैनिक सेलिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पर आते हैं और सेकंड पॉइंट दोस्तों वो ये है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मार्केट पे फैलाई जाती है, कुछ न्यूज होती है, कुछ न्यूज बनाई जाती है और उसकी वजह से ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका लगभग 20% मार्केट में हिस्सा होता है वो घबरा करके सेल करें और आपको पता ही है इसका असर सीधा सीधा इंस्टीट्यूशनल को फायदा पहुंचाने का होता है। थर्ड पॉइंट, शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपने कुछ टाइम पहले हिंडनबर्ग वाली जो रिपोर्ट देखी थी, अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने जब ये खबर मार्केट में आई थी उससे पहले हिंडनबर्ग ने काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस ले रखी थी यानी शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी। वो जानबूझ के अडानी के स्टॉक को गिराना चाहते थे ताकि उनको उसमें फायदा हो सके। और आप देख सकते हैं यहां पर सेबी ने पूछा है बाद में हिंडनबर्ग से कि भाई आपने रिसर्च रिपोर्ट में इतनी नेगेटिव बातें क्यों लिखी है अडानी ग्रुप के लिए, जिसकी वजह से, और लिखी तो लिखी, पहले शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस क्यों बना लिया आपने इसके अंदर। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि मार्केट के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पंप एंड डंप स्कीम्स चलाते हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल प्राइस का सिनेरियो क्रिएट किया जाता है मार्केट में। न्यूज इस तरह से फैलाई जाती है, आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, कई यूट्यूब पे ऐड भी देखे होंगे आपने, जिसमें कहा जा रहा है ये 10 रुपए का शेयर है और आप इसको अगले महीने 25 रुपए में बेच सकते हैं, या इस टाइप के एड्स भी चलते होंगे, आपने देखे भी होंगे। और दोस्तों ये वो कंपनीज होती है जो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी ये कचरा स्टॉक्स है। दीज आर कंप्लीटली जंक रेटेड स्टॉक्स, बट स्टिल पंप एंड डंप स्कीम क्रिएट की जाती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का बिहेवियरल पैटर्न, और वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट्स में। और यहां पर आप अपने स्क्रीन पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट देख रहे हैं जो 32 पेजेस की है। आप जाकर के खुद भी चेक कर सकते हैं और आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका। और इसमें यह कहा गया है कि मैन, इट हैज बीन वेल सेड, think in herds and it will be seen that they go mad in herds and while they only recover their senses slowly and one by one। इसका मतलब यह है कि लोग हर्ड बिहेवियर करते हैं, यानी भेड़ चाल। अगर एक भेड़ कुएं में कूदेगी तो 100 भेड़ें उसको देख करके कुएं में कूद जाती है। और यही एग्जैक्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, इंस्टीट्यूशनल्स को, उनको फायदा पहुंचाता है। आप कह सकते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये बता दिया कि प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई है और आपने ये भी बता दिया कि प्रॉब्लम का असर हम पे टेम्परेरी है और वो उसका असर किस तरीके का हो सकता है। लेकिन कृपया अब ये बताने की आप चेष्टा करेंगे कि इसके दौरान हमें करना क्या चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहां आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि इन्वेस्टर्स को अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए इस सिचुएशन में। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं। यहां
सो दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करूं उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये एनालिसिस ठीक लगा है, आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो जरूर आप लाइक बटन को अभी से दबा दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और दूसरा, हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी को जरूर चेक करिए दोस्तों, क्योंकि कम्युनिटी पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एनालिसिस वाले वीडियोज, स्पेशल वीडियो फॉर स्टॉक ऑफ द मंथ, और साथ में मेरी रिसर्च जो आपको काफी काम आएगी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में बहुत छोटा एक समोसे चाय की कीमत के अंदर ये मेंबरशिप अवेलेबल है। आज ही जाकर के ट्राई करें इसे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप सिस्टमेटिकली चीजों को समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एक स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास है, उसको भी जरूर चेक करें। और हमारी वेबसाइट पर आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसमें 30 मिनट्स में आप खुद अपने स्टॉक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिंक आपको पिन्ड कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक करिएगा। और अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, और जो है कि हम इन्वेस्टर के तौर पे इस समय पे किस तरह से हमें बिहेवियर करना चाहिए जिससे हमें नुकसान कम हो और हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों है वो ये। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि ऐसी सिचुएशन में हमें काम यानी शांत रहना है और पैनिक सेलिंग से बचना है, यानी घबराहट में माल नहीं बेचना है। ध्यान रखिएगा, दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होता है नोशनल लॉसेस और एक होता है आपका एक्चुअल लॉसेस। तो आप अपने नोशनल यानी कि पेपर लॉसेस को एक्चुअल लॉसेस में कभी भी बनाए नहीं, यानी कि जो पेपर पे दिख रहा है ना वो नोशनल लॉस है, लेकिन अगर आपने उसमें सचमुच में बेच दिया घाटा खा करके तो वो लॉस आपका एक्चुअल हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो पैनिक सेलिंग से बचें, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको टेम्परेरी सिचुएशन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेजिंग वगैरह भी अभी ना करें, अभी इस सिचुएशन में सोच समझ के करें, लेकिन कम से कम पैनिक सेलिंग तो अभी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकंड, हमेशा ये देखिए कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको एक बार नजर में ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म में कोई चिंता वाली बात ऐसी नजर नहीं आती है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं गुड बिजनेसेस के, तो आपको छोटे शॉर्ट टर्म के स्पेकुलेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इमरजेंसी फंड दोस्तों अपना जरूर बना करके रखिए। कुछ भी एक जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लगभग 4 महीने से 6 महीने तक के आपकी जो खर्चे होते हैं उनका टोटल करके आप देखिएगा, उतना पैसा आपको किसी न किसी बैंक एफडी में या लिक्विड फंड्स में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रेडीली अवेलेबल हो, ऐसे तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, वॉर भी छिड़ सकता है, और इसके लिए हमें यह जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए। हमेशा पोर्टफोलियो में ना कम से कम 2 कंपोनेंट जरूरी है, एक होता है डेट, दूसरा होता है आपका इक्विटी। तो ऐसा मत करिए कि 100% इक्विटी में डाल दें या 100% डेट में डाल दें। अभी वाली सिचुएशन में आप देखिएगा कि इक्विटी में अपना पोर्शन बढ़ा दीजिए और डेट में अपना पोर्शन थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट हो गई है सस्ती इस वजह से। सो करीब करीब 50-50 का रेशियो रखना होता है, बट डिपेंडिंग कि अगर आप रिस्क टेकिंग ज्यादा ले सकते हैं तो आप 70% इक्विटी में और 30% आपको डेट में कन्वर्ट रखना होता है। और ये सब कैसे करना होता है ये भी आपको हमारी जो स्टॉक सिलेक्शन की मास्टर क्लास और बाकी जो कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे उन पे जरूर मिल जाएगा। कंप्लीट एंड टू एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, प्लस आपको अलग से मनी मैनेजमेंट कैसे करना, सब आपको सबके कोर्सेज हैं, जरूर चेक करिएगा। वापस पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू रखिए अपनी एसआईपीज को। इस सिचुएशन में एसआईपी रोकना मतलब बहुत बड़ी गलती करना। देखिए, हालांकि मैं आपको यह जरूर बता दूं कि यह प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई स्टॉक की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद भी करें और फिर अपना डिसीजन ले। लेकिन वापस पॉइंट पे आए कि यहां पर एसआईपी को रोकना आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है, तो कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढने का इससे बढ़िया मौका शायद नहीं मिले। पिछले 6 महीने से लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें मौका नहीं मिल रहा है एंट्री का, बहुत महंगा हो गया है, और जब ये डिस्काउंट सेल आई है तो आप घबरा करके पीछे हटना चाहते हैं। बढ़िया है कि अच्छा एनालिसिस कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करिए, सस्ते में मिल जाएंगे, और जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आप खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देने के चांस बनाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज एक्सपोजर इफ कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही अपनी अलोकेशन बढ़ाइए। साथ में दोस्तों लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट से बचिए। इसका मतलब जो डेट से रिलेटेड चीजें हैं ना,
चाहे वो कोई भी कर्जा लेने वाली कंपनी हो उससे बचें, या फिर कर्जे से संबंधित एक्टिविटीज में भी आपको इस समय पे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यहां से किस डायरेक्शन में जाएगी कुछ पता नहीं है। वॉर अगर लंबा खिंचता है तो थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। तो बचिए कर्जे यानी डेट से, लिवरेज जो सिचुएशंस है उनसे, लोन वगैरह से, इनसे। साथ में दोस्तों जो मार्केट में नॉइज फैली है ना, उससे भी बचिए, यानी जो शोर शराबा है, इधर उधर की न्यूज वगैरह चल रही है, शांति रखिए। आपको एक चीज बताता हूं, एक संस्कृत का श्लोक आपके बहुत काम आएगा कि आपूर्यमाणम अचल प्रविष्टम समुद्र मापम प्रविशंति यद्वत् तद्वत कामान प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। यानी कि जिस तरह से समुद्र में नदियां अलग अलग गिरती रहती है लेकिन उससे समुद्र प्रभावित नहीं होता है, उसी तरह से मार्केट में जितने भी नॉइजेस है, जितना शोर शराबा है, उन सब से बच के आपको इन्वेस्टर के तौर पे ऐसे महात्मा बुद्ध की तरह शांति से बैठ करके सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री से सीखें। और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मार्केट जब तेजी से कोलैप्स होता है उसके बाद में तेजी से रिकवर भी होता है। कभी कभी लंबा टाइम भी लग जाता है, बट आप 2008 को देख लीजिए, 2001 का .com बबल देख लीजिए, सब जगह पर मार्केट रिकवर भी करता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको सीखते जरूर रहना चाहिए, यानी अपनी लर्निंग, अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, वैल्यूएशन है, मार्केट साइकोलॉजी है, इन सब में अपनी लर्निंग को जारी रखिए। हमारे वीडियोस देखते रहिए और कुछ रोज नया सीखने की आदत डालिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसी के साथ में आज ये वीडियो में मैंने आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे बताइएगा। और हाँ, हमारी मेंबरशिप को और हमारे जो कोर्सेज हैं उनका लिंक जरूर चेक करिएगा और उनको चेक करना ना भूलिएगा, बहुत काम की चीजें हैं। और अभी अगर आप कोर्सेज में परचेज करते हैं इस टाइम पर तो आपको 11% का ऑफ मिलेगा, कूपन यूज करिए बेस्ट 11। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ। हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग हों जो परेशानी में, टेंशन में चल रहे हो, तो जरूर उनसे शेयर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे तब जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।